Hello everyone, this is Shivam Agarwal and I welcome you all in my video. And in this lecture, we are going to start our third chapter, that is electrochemistry from 12th class. And in this lecture, we will cover all the important and text question of this chapter. So let us start with this question number 1. How will you determine the standard electrode potential of system Mg2 प्लस Mg2 प्लस अपॉन Mg? मतलब ये जो हमारा सिस्टम दे रखा है इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे इसको? इसका एक दे रखा है हमें सिस्टम, तो इसको हम हाइड्रोजन वाले हाफ सेल से कनेक्ट कर देंगे। देखो एक ये तो हो गया हमारा कौन सा Mg वाला जो हमें सिस्टम दे रखा है, ये हमारा हाइड्रोजन वाला सेल हो गया, इससे कनेक्ट कर देंगे। अब दोनों को जब कनेक्ट करेंगे किसकी फॉर्म में आ जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में आ जाएगा। हम ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई सेल माइनस ई सेल हाइड्रोजन वाले का माइनस ई सेल हमारा मैग्नीशियम वाले का, मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड हो गया हमारा ये। अब देखिए ये हमारा जो वर्क करेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल की तरह वर्क करेगा, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह वर्क करेगा। अब जो हमारा इसमें रखेंगे ई कैथोड, मतलब इसका हमें स्टैंडर्ड होता है हमारा हाइड्रोजन का, तो इसके लिए क्या रख देंगे हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। और जो भी वैल्यू हमारी फिर ई नॉट सेल की आएगी हमारी वैल्यू, वो पूरी की पूरी हमारी मैग्नीशियम वाले की होगी। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पोर्ट? क्या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम जिंक पोर्ट में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जिंक पोर्ट कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक इज लेस देन दैट ऑफ कॉपर। क्योंकि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है जिंक की, वो क्या होती है? कॉपर से कम होती है। तो इसका मतलब क्या है? जिंक हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर से ज़्यादा, और हमारा जिंक क्या रिएक्शन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के जिंक बना लेगा, और कॉपर हमारा रिएक्शन देगा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर बना लेगा। तो इसका जो ई नॉट की वैल्यू है हमारी -0.76 वोल्ट, और इसकी ई नॉट की वैल्यू है -0.34 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? ये वाली वैल्यू हमारी ज़्यादा निगेटिव है। इसका मतलब जिंक हमारा क्या है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमारा क्या ये फिर क्या दे देगा? कॉपर के साथ रिडॉक्स रिएक्शन दे देगा। क्या रिएक्शन देगा? जिंक हमारा कॉपर 2+ के साथ मिलेगा। भाई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, तो Cu2+ तो वहाँ से आएगा कॉपर सल्फेट से। तो Cu2+ और जिंक के साथ जब रिएक्शन होगी तो हमारा जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn2+, और Cu2+ आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक पोर्ट में नहीं रख सकते, ये तुरंत रिडॉक्स रिएक्शन दे देगा, और हमारा ये कॉपर सल्फेट कॉपर जो आयन है हमारा किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड कॉपर में चेंज हो जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH इज 10। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की जो pH जिसकी 10 है उसके अंदर पोटेंशियल निकालनी है हमें किसकी? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। कैसे निकालेंगे? अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन होती है हाफ सेल रिएक्शन, वो क्या होती है? H++ इलेक्ट्रॉन ये गेन करके क्या बना लेता है? हाफ H2। अगर इस पर नस्ट इक्वेशन में लगाऊं, नस्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट तो आयन है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है? H+ आयन है, इसका मतलब हमारी H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब देखिएगा हमारी जो pH वैल्यू क्या दे रखी है? pH वैल्यू आपको दे रखी है 10। इसका मतलब क्या है? pH होता है माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? माइनस लॉग H+ इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 10। इसमें अगर मैं H+ की कंसंट्रेशन निकालूं तो H+ की कंसंट्रेशन मेरी क्या आ जाएगी? H+ की मेरी कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 to the power -10। तो यहाँ पे H+ की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 10 to the power -10 में यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो n की जगह क्या पुट कर दूंगा? मैं 1 पुट कर दूंगा। बस यहाँ पर ये 10 to the power 10 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा? 10 to the power -10 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? 10 to the power+10 बन जाएगा। अब लॉग के पीछे जो लॉग के पावर में जो वैल्यू आती है वो लॉग के पीछे आ जाती है, 10 log 10 आ गया। अब log 10 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1 होती है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा पोटेंशियल आ जाएगा इसका -0.591 वोल्ट। ये हमारा इसका पोटेंशियल आ गया। उसके बाद कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ईएमएफ हमें बताना है सेल का, रिएक्शन ये दे रखी है हमको, ई नॉट सेल की वैल्यू हमें ये दे रखी है। भाई इसकी क्या लगाएंगे? वही नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। नस्ट इक्वेशन से ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी नस्ट इक्वेशन, उससे न्यूमेरिकल आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब Na2+ की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट क्या है? Ag+। यही सिर्फ आया ना, ये तो सॉलिड स्टेट में, तो इसकी तो कंसिडर करेंगे नहीं।
Ag प्लस आयन, और इसके पीछे कोफिशिएंट में क्या लग रहा है 2, जो कोफिशिएंट में होता है वो किसके कहाँ जाता है, पावर में आ जाता है। तो हमारा ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। उसके बाद हमारा कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है भाई, Ni से क्या बनना है Ni2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो N की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं 2 रख सकता हूँ यहाँ पे। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1.05 वोल्ट, तो ई नॉट सेल की जगह में क्या रख सकता हूँ 1.05 वोल्ट में रख सकता हूँ। तो यहाँ पे जब इसको हम, और Ni2 प्लस जो है हमारी इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.160 मोलर, यहाँ पे ये रख दी मैंने। Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी रखी है 0.02 मोलर, यहाँ पे ये रख दी मैंने। इसकी वैल्यू जब सॉल्व करूँगा मैं तो पूरी तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.91 वोल्ट, सॉल्व करा के मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के। तो ई सेल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.91 वोल्ट, ये हमसे निकलवा रहा था वो। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है कि हमारा पर यूनिट वॉल्यूम में, सॉल्यूशन का पर यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस प्रेजेंट हैं, जितने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा हमारी कंडक्टिविटी होगी। लेकिन जब हम डाइल्यूट करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम का जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, और डाइल्यूट हो जाएंगे, मतलब आयंस क्या हो जाएंगे उसमें कम हो जाएंगे। जब आयंस हमारे कम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस तो डिक्रीज हो रहे हैं, और जब नंबर ऑफ आयन भी डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटलिक वायर फॉर 2 आवर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। अगर हमारा कोई करंट 0.5 एम्पियर का है, वो एक मेटलिक वायर में हम 2 घंटे के लिए फ्लो करते हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं हमारे वायर में। ये देखिए हमारा फैराडे लॉ से हमारा कांस्टेंट आ गया, क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो हमारा Q होता है, Q होता है हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू IT होता है, Q इज इक्वल्स टू IT, ये फॉर्मूला होता है हमारा। मतलब कितना करंट हमारा कितने टाइम में फ्लो हो रहा है वो हमारा चार्ज होता है, ठीक है, जो वो हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। हमें करंट मतलब C से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको I से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा I कितना दे रखा है 0.5 रख देंगे यहाँ पे। टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स। 2 आवर्स को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से और मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 60 सेकंड आ गया, तो कितना आ गया 3600 एम्पियर सेकंड। ये हमारा एम्पियर सेकंड को मैं कुलाम भी लिख सकता हूं। तो मतलब जो हमारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 3600 कुलाम। अब देखा फैराडे कांस्टेंट क्या होता है हमारा, फैराडे कांस्टेंट होता है 96500 कुलाम, मतलब 96,500 कुलाम किस में होता है, 1 मोल में होता है। अब ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वायर ऑन पासिंग चार्ज ऑफ 1 फैराडे। 1 फैराडे में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। अब हमारे इतने कुलाम में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मतलब 96500 कुलाम में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, लेकिन हमें तो निकालने 36 में। तो हम 96500 में कितने 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये हम अगर नीचे ले आए तो 1 में हो जाएंगे, 1 में कितना हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500। लेकिन मैं ये निकालने 3600 में, तो 3600 में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 96,500। 3600 में निकालने तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं 3600 से। इसको मल्टीप्लाई करके जो कैलकुलेशन करूंगा तो 2.246 इंटू 10⁻22 आ जाएगा हमारा। और ये हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाएंगे किसमें, इतने में। मतलब 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 2 आवर में, तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसमें वायर में, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये रिएक्शन दे रखी है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कुलाम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव। मतलब Cr2O7 2 नेगेटिव के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए हमारे कितनी इलेक्ट्रिसिटी कुलाम में चाहिए। अब देखो 1 मोल ऑफ Cr2O7 रिक्वायर्ड 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, इसका मतलब कितनी चाहिए इसको 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। 6 फैराडे का मतलब कितना हो गया, अगर इसका चार्ज निकालूँ 6 इंटू 96,500, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू चार्ज कितना होता है 96500, लेकिन इसको चाहिए 6 फैराडे, तो हमारा 6 इंटू 96500 कितना आ जाएगा, इतने कुलाम आ जाएगा। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कितनी चाहिए, इतने ही कुलाम हमें चाहिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। जितने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सब मैंने आपको कंप्लीट पूरे करा दिए हैं। इतने ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी लर्निंग।